नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीईटी। यहाँ तो सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2023 यानी कि बिहार बीएड का ये एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है। जहाँ तो बिहार बीएड का एंट्रेंस का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम जो है जहाँ तो जिसका एग्जाम जो है 8 अप्रैल, जहाँ तो 8 अप्रैल जो है 2023 को हुआ। जहाँ तो 8 अप्रैल 2023 को जो है इसका एग्जाम हुआ है। और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। जहाँ तो टोटल जो है इसमें 120 क्वेश्चन है, जिसका हम आज हल देखने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल सही सही सारे प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। जहाँ तो क्योंकि मैंने इसका एग्जाम मैंने खुद फेस किया है, तो मैं इसका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि ये कैसा रहा मेरा एग्जामिनेशन। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन ए का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है सबसे पहले, यानी कि ये जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। जी हाँ, तो जनरल इंग्लिश, जिसमें जो है सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ, तो पैसेज को पहले जो है ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको आंसर देना होता है। जी हाँ, तो जिसका आपको आंसर देना होता है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ना स्किप करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया था, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ऑथर के अनुसार जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका अनुसार जो है कहा गया है एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू व्यू न्यू सिविलाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर जो है नए सिविलाइजेशन को जन्म देता है। ये पैसेज के अनुसार सही हो जाएगा, यानी कि आंसर सी है इसका राइट। अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर sent to carry out other work from agriculture because। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिस इनेबल्ड। जी हाँ, तो दिस इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की और अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वुड इमर्ज्ड एज सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी विच अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैज द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टाइम फॉर अदर वर्क। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो बोला जा रहा है वो कहा जा रहा है पीपल एज, जहाँ ध्यान दीजिएगा, पीपल एज ग्रुप वर्क कॉन्विनेंस टू डू न्यू वर्क थ्रू थाउट। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आइडियोलॉजी। जी हाँ, तो आइडियोलॉजी, अचीव एंड पावर स्ट्रक्चर जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है हमारा विच वर्ड। जी हाँ, तो विच वर्ड द पैसेज मीन्स चेंज ओवर। तो चेंज ओवर यानी कि बदलाव का मतलब क्या होता है, मतलब का जो है आपका मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशन। जी हाँ, तो ट्रांजिशनल जो है ये बदलाव का मतलब हो जाता है। और आगे जो है हमारा एडीएम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो एडीएम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको, चलिए इसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है द एक्ट्रेस टुक क्यू। जी हाँ, तो द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। टुक क्यू मतलब जो है इसका जो सॉरी, ये इडियम जो है इसका हिंट मतलब क्या होगा, तो अ हिंट। जी हाँ, तो अ हिंट जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर जो है वो अ हिंट हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस कंप्राइज फोर अल्टरनेटिव। तो इसके अनुसार जो है वो अ गुड टीचर। जी हाँ, तो अ गुड टीचर प्रोवाइड टू अ स्टूडेंट। जी हाँ, तो प्रोवाइड टू अ स्टूडेंट ऑल द सक्सेसफुल
ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सेंटेंस में जो है आपको वन वर्ड दिया गया है। जी हाँ, तो वन वर्ड दिया गया है, तो वन वर्ड में जो है वो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वन वर्ड में, कहा जा रहा है ए प्रोसेस। जी हाँ, तो अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि वैसा प्रोसेस जिनमें बहुत सारा ऑफिशियल प्रोसेस हो, फॉर्मेलिटी हो, उसको क्या कहते हैं, तो रेड टैप पेज में। जी हाँ, तो रेड टैप पेज में जो है लाल फीता स्याही इसको कहते हैं। अगला है वन हु। जी हाँ, तो वन हु लीव्स। जी हाँ, तो वन हु लीव हिज वेन कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी कि वो अपने कंट्री में रहता है लेकिन सेटल कहीं और हुआ है, उसको क्या कहेंगे, तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। जी हाँ, तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिलर का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो फिलर का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द पंच। जी हाँ, तो द पंच मेड द बॉक्सर फिल इन द ब्लैंक विथ पेन, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर दर्द से कराना। जी हाँ, तो यानी कि जो है द पंच मेड द बॉक्सर ग्रम्बल। जी हाँ, तो ग्रम्बल विथ पेन, यानी कि वो दर्द से करा गया। अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक आवर फ्रीडम इज डेंजर, तो अराइज आवर फ्रीडम। जी हाँ, तो इनका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अराइज आवर फ्रीडम इज इन डेंजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है द टेनिस। जी हाँ, तो द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ। जी हाँ, तो द टेनिस टूर्नामेंट ओपन टू बोथ फिल इन द ब्लैंक एंड प्रोफेशनल, यानी कि टेनिस टूर्नामेंट जो है किन के लिए ओपन है, तो टेनिस टूर्नामेंट जो है वो प्रोफेशनल के लिए और साथ ही साथ मैच्योर्स। जी हाँ, तो जो कि बिल्कुल अच्छे से जानते हैं उनके लिए क्या है, ओपन है टूर्नामेंट। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है दिस इज। जी हाँ, तो दिस इज नो लिमिट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नो लिमिट फिल इन द ब्लैंक द वांट वांट ऑफ मैन, तो इसका राइट जो है लिमिट के साथ आपका टू आता है। जी हाँ, तो इन्फिनिटी टू आता है, तो हो जाएगा लिमिट टू। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है यू फिल इन द ब्लैंक टू फिनिश दिस ऑन टाइम। जी हाँ, तो यू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। जी हाँ, तो यू हैव नो चॉइस, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यू के साथ यहाँ पे हैव का यूज हो जाएगा, क्योंकि फिनिश करने की बात कर रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे जो है हमारा, कहा जा रहा है ओह सच अ प्रीटी गर्ल हुम हैज सी, तो हुम हैज सी के बाद जो है टेकन आफ्टर आता है। समझ ध्यान दीजिएगा, टेकन बाई जो है वो जब लिया जाता है किसी चीज को तब भी यूज होता है, लेकिन टेकन आफ्टर जो है यानी किसी चीज के बारे में बता रहा है वो, यानी कि पास से गुजरा है, इसलिए टेकन आफ्टर का प्रयोग होगा। तो इंग्लिश में जो है हमारा 15 क्वेश्चन था। जी हाँ, तो इंग्लिश में जो है हमारा 15 क्वेश्चन है। अब जो शुरू होने वाला है, जी हाँ, तो अब जो शुरू होने वाला है वो सामान्य हिंदी। जी हाँ, तो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। और सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी में भी जो है आपके 15 क्वेश्चन थे। जी हाँ, तो हिंदी में भी जो है आपके 15 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया, पैसेज के अनुसार जो है वो क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो एक बार मैं पैसेज पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें पैसेज में बताया जा रहा है साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। क्या समझना है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना है। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उच्च साहित्य वह भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छपे, नहीं छापे जाते, वहाँ प्राणी, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर पर जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज हिंदी, जी हाँ, तो आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा, जी हाँ, तो आत्म प्रेरणा और आत्मकथा कथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। जी हाँ, तो आत्मकथा और आत्म प्रेरणा का नाम लेना जो है वो पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। जी हाँ, तो आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, मतलब आत्मकथा बहुत कम लोग लिखते हैं। आगे जो है इसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है साहित्य को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, साहित्य को, कि साहित्य को क्या माना गया है। ध्यान दीजिएगा कि साहित्य को जो है यहाँ पे बोल रहा है क्या माना गया है, तो साहित्य को एक क्या माना गया है,
तो साहित्य को जो है, ध्यान दीजिए, साहित्य को जो है आपको कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है साहित्य को क्या माना गया है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है उच्च, ध्यान दीजिएगा, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। जी हाँ, तो उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जहां व्यक्तित्व, जहां, जी हाँ, तो जहां व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उच्च स्तर के क्रियाकलापों, जी हाँ, तो उच्च स्तर के क्रियाकलापों, क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप जो है आत्म प्रेरणा से। जी हाँ, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्म प्रेरणा से जो है क्रियाकलाप होते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, तो हमारे देश में बोला जा रहा था, हमारा देश कौन सा है, भारत वर्ष, यानी कि हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, तो हमारा देश भारत वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है हिंदी में किस विधा, जी हाँ, तो हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो हिंदी में जो है आत्मकथा को पाखंड कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो दैवज्ञ का अर्थ जो है वो ज्योतिषी होता है। जी हाँ, तो ज्योतिषी इसका राइट आंसर है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा है किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी यानी कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध दिया गया है, तो यहाँ पे अत्यधिक जो है वो सिर्फ शुद्ध वर्ड है। आपका मिष्ठान भी गलत है, व्यावहारिक भी गलत है, और अधीन भी गलत है। आगे की ओर बढ़ेंगे, किस रस रस को, ध्यान दीजिएगा, किस रस को रस राज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को, जो है तो श्रृंगार रस को जो है रस राज कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो हमारा बोला जा रहा है कि तेल देखो तेल की धार देखो, ध्यान दीजिए, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है, तो तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ जो है काम करते समय उसकी पहचान करना, यानी कि तेल जब गिरता है तो तेल की धार देखना है, यानी कि उसको क्या करना है, काम करते समय उसकी पहचान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य, जो है तो मुख्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो मुख्य का विलोम शब्द जो है वो गौण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मुख्य का विलोम शब्द गौण हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची जो है अंबुज जो होता है। जी हाँ, तो कमल का पर्यायवाची अंबुज होता है, और जलज भी होता है, पंकज भी होता है, यानी कि कमल का ये सब पर्यायवाची है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है किस वाक्य में, जी हाँ, तो किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान कारक के विषय में बताऊं तो अपादान कारक जो है अलगाव, यानी कि किसी चीज से अलग होने की संज्ञा को दिखाता है, और अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। जी हाँ, तो अपादान कारक का चिन्ह से होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम ने रावण को तीर से मारा, यानी कि अलगाव नहीं हो रहा है। मोहन से अब नहीं रहा जाता, तो अलगाव यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय को छोड़कर गंगा निकलती है, यानी कि यहाँ पे अलगाव हो रहा है। जी हाँ, तो अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ेंगे, तो रेलगाड़ी, यहाँ पे बोला जा रहा है रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है रेल, जी हाँ, तो रेल, और दूसरा है आपका गाड़ी, जी हाँ, तो दूसरा है आपका गाड़ी, तो रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए संकर शब्द हो जाएगा। जी हाँ, तो संकर शब्द हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है त्रिफला में कौन सा समास है, जी हाँ, तो त्रिफला में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों, जिस समास में, जी हाँ, तो जिस समास में नंबर यानी कि अंक के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे तो अंक के बारे में बताया जा रहा है त्रिफला, तो अंक के बारे में बताया जाता है, तो वो जो है आपका दिग्गु समास होता है। जी हाँ, तो वो जो है आपका दिग्गु समास होता है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन डी यानी कि दिग्गु राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लेखक शब्द, जी हाँ, तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक देखिए कैसे बन जाएगा, लेख, जी हाँ, तो लेख प्लस अक, जी हाँ, तो लेख प्लस अक, यानी कि लेख जो है मूल शब्द है, और अक जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो है आपका अक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो अक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 30 नंबर का जो राइट आंसर जो होगा वो डी अक हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अगला जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो रीजनिंग है। जी हाँ, तो अगला टॉपिक जो है वो आपका रीजनिंग है, यानी कि खंड
3 है, यानी कि सेक्शन 3 है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस रीजनिंग जो है इसमें पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बोला गया है वो इसके अनुसार पहला क्वेश्चन जो है तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन बोला जा रहा है, किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं। जी हाँ, तो किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये तो आपका सही है। जी हाँ दोस्तों, इसके अनुसार तो आपका सही है। आपत्ति किसी भी मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य होता है। तो ये भी आपका सही है। तो इसका अनुसार दोनों कथन जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, कथन ए और 1 और 2 दोनों ही जो है वो सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर। जी हाँ, तो बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति जो है बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर के जैसा है। तो ये जो है आपका कैसा वाक्य है, तो अलंकृत वाक्य है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये क्वेश्चन जो है सबसे विवादित क्वेश्चन था। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है सबसे विवादित क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो दो तरीके से इसका आंसर दो अलग अलग आता है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। देखिए, अगर पहला तरीका बताऊं तो इसमें ध्यान से देखिएगा, सभी में जो है एक एक वॉवेल है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, सभी में जो है एक एक वॉवेल है, बट आपका सी नंबर में कोई भी वॉवेल नहीं है। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर सभी अंकों के योग को जोड़ते हैं, 10, जे का 10, एम का 13, एस का 19, यू का 21, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। अगर जो है इसका जोड़ेंगे 9, 13, 16 और 22, अगर जोड़ते हैं तो 60 आता है। उसके बाद 25, 20, 19, 18 और 82 को जोड़ते हैं तो 82 आता है। 1, 5, 11, 13 को जोड़ते हैं तो 30 आता है। तो ये देखिए, ये जो है आपके सारे सम संख्या है और ये विषम संख्या आ रहा है। तो इसके अनुसार जो है आपका ए हो जाएगा। और आप अगर देखिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। आप बताइए कि इसको और आप किस मेथड से बनाया है। अगर आप दूसरा मेथड से बनाया है तो उसको कमेंट में जरूर करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बोला जा रहा था, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा था कि 40 छात्र, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं 5वें स्थान पर है। जी हाँ, तो शीला सौरभ के दाएं 5वें स्थान पर है, जो जी हाँ, तो जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से शीला का स्थान। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। यह तो देखिए, ध्यान से सबसे पहले बोलिए, बोला जा रहा है कि शीला जो है सौरभ के दाएं है। तो कौन दाएं है? शीला सौरभ के दाएं। अगर जो है सौरभ को यहाँ पे रखते हैं तो सौरभ के दाएं, तो दाएं जो है इस साइड हो जाएगा। जी हाँ, तो दाएं जो है इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे शीला हो जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे शीला हो जाएगी। तो शीला जो है, शीला के विषय में बोला जा रहा है, सौरभ के विषय में बोला जा रहा है कि शीला सौरभ के दाएं है। जी हाँ, तो शीला जो है सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर। और ये जो है, अगर ये जो है इसके बीच में 4 लड़के बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो 4 और ये 5वें स्थान पे है। जी हाँ, तो ये जो है 5वें स्थान पे हो जाएगी। और बोला जा रहा है जो दाएं से, तो कौन दाएं से? सौरभ, जो दाएं से जो है वो 18वें स्थान पे है। तो दाएं ओर से जो है वो 18वें स्थान पे है। तो दाएं ओर से अगर 18वें देख लेते हैं तो 18 हो जाएगा। अगर बात की जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट, तो टोटल है 40। तो अगर 40 रहता है तो एक बढ़ाकर हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? एक बढ़ाकर घटाते हैं, यानी कि 41 माइनस 18 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 3 11, यानी कि 23 हो गया। जी हाँ, तो 23 हो गया। लेकिन ये सौरभ का स्थान निकल गया। किसका निकल गया? सौरभ का। हमको निकालना है शीला का। तो शीला में 5 ऐड कर देंगे, तो 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 28। इसका राइट आंसर जो है आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 28वें स्थान पे जो है आपको शीला स्थित है। जी हाँ, तो 28वें स्थान पे शीला स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक व्यक्ति, जी हाँ, तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में, जी हाँ, तो पूर्व की ओर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बनाएं तो पूर्व इधर होता है। जी हाँ, तो पूर्व इधर होता है। तो पूर्व की ओर चलते हुए, पहले पूर्व की ओर चल रहा था, फिर 270 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी जो है क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा 270। तो यहाँ से मुड़ेगा तो 90 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा और यहाँ 270 हो जाएगा। तो इधर मुड़ गया। जी हाँ, तो इधर मुड़ गया। तो ध्यान दीजिए, 100
270 डिग्री मुड़ गया है आपको घड़ी की दिशा में, तो कितना हो जाएगा? तो घड़ी की दिशा में 270 मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से मुड़ गया तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, तो उसके अनुसार जो है उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है वो उत्तर दिशा में चल रही होगी। आगे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला रीजनिंग जो है वो कहा जा रहा है इस श्रृंखला को देखें। तो श्रृंखला में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। यहाँ देखिए एक एक छोड़कर बताया जा रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 10 हो जाएगा। अगर बात की जाए अगले की तो 10, 11, 12, इसका अगर इसका आगे वाला पूछता तो यहाँ 13 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की आकृति में जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से पूछ कर सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो अंदर में एक कम है, 5 है। यहाँ देखिए यहाँ 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन है, तो अंदर में एक कम है। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 4 है, तो अंदर में देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे इसके अनुसार जो है 3 लाइन होना चाहिए और इसके अंदर में 2 लाइन होना चाहिए। जी हाँ, तो 3 लाइन और 2 लाइन। तो देखिए ऑप्शन डी में ही, यानी कि डी में ही जो है वो आपका कितना है, राइट हो रहा है। तो इसके अनुसार जो है ये डी आंसर राइट हो जाएगा। और आगे जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या जो है वो इसमें 15 है। जी हाँ, तो त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें 15 है। अगर गौर से गिनिएगा तो 15 आ जाएगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे जो है वो वर्ग है, तो वर्ग की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है कि कितना वर्ग इसमें दिया हो। तो देखो इसका सबसे सिंपल लॉजिक जो है, जब हम किसी एक वर्ग को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, जो तो 4 बराबर बराबर भागों में इस प्रकार से बांट देते हैं, तो इसके अंदर जो है वो 5 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं? 5 वर्ग बनते हैं। तो ऐसा ऐसा इसमें 3 आकृति है। देखो देखिए एक बड़ा वाला है, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा, तो 3 है, तो 5 दिया 15, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है अनिल उत्तर की ओर। ध्यान दीजिएगा, अनिल जो है उत्तर की ओर। ध्यान दीजिए, चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा कि अनिल जो है उत्तर की ओर जो है वो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बोल रहा है वह अपने बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ से 3 किलोमीटर चला है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला है और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आया, फिर 3 किलोमीटर आया। जी हाँ, तो फिर से 3 किलोमीटर आया, तो इसके बराबरी में आ जाएगा। जी हाँ, तो इसके बराबरी में आ जाएगा। फिर बोल रहा है और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर, फिर से बाईं ओर मुड़ गया, तो 2 बाएं पहले हो गया और 1 बाएं, फिर 3 बाएं हो गया। यानी कि मुड़कर वह आरंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर आगे चला। तो 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर यहाँ था, 3 किलोमीटर बढ़ेगा तो 1 किलोमीटर आगे, यहाँ 2 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 1 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि जो है अब बोल रहा आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से 2 किलोमीटर इसके अंदर में हो जाएगा, 1 किलोमीटर इसके बाहर हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जो है 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर। आगे जो है वो आपको सजाने वाला क्वेश्चन है। जी तो सजाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे परिवार, समुदाय, सदस्य, स्थानीयता और देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले सदस्य हो जाएगा, सदस्य से परिवार बनता है। जी हाँ, तो सदस्य से परिवार बनता है और परिवार के बाद समुदाय बनेगा, परिवार के बाद समुदाय बनेगा, समुदाय बनेगा तो स्थानीयता मिलेगी, स्थानीयता मिलेगी तब देश में वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आगे का क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कपड़ा। जी हाँ, तो कैंची, कपड़ा और इसके बाद बताना है। तो कैंची देखिए जो है कपड़ा को काटता है, इसके अनुसार हम ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले नीचे से चलेंगे। तो दराती ईंट को नहीं काटता है, चाकू पत्थर को नहीं काट सकता है, पत्थर चक्की को नहीं काट सकता है, तो कुल्हाड़ी लकड़ी को काट सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे का क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है कि गन को, जी हाँ, तो गन को HVO के रूप में कोडित किया गया है, तो पेन को किस रूप में कोडित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जी के बाद क्या बन गया, H बन गया, यू के बाद क्या बन गया, भी बन गया, एन के बाद ओ बन गया। तो बात बहुत ही आसान है। अगर पेन को देखें, जी हाँ, तो PE, एन को देखें तो पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू, ई के बाद कितना हो जाएगा, एफ, एन के बाद कितना हो जाएगा, ओ। तो इसका अनुसार जो है QFO, तो QFO जो है ऑप्शन ए में इसका राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, जानो तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है क्या छात्रों के समूह, यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि
क्या छात्रों का को सुबह समय जल्दी पढ़ना चाहिए? जी हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सुबह जल्दी पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। ये तो यही सही बात है कि सुबह का समय जो है दिमाग ताज़ा भी रहता है और सतर्क भी रहता है। तो आगे जो है फिर बोल रहा है, नहीं, जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती। तो ये गलत है कि अगर जल्दी उठेंगे तो दिन भर नींद आएगा, ये गलत है। यानी कि जो है तर्क ए जो है इसका शक्तिशाली है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 84 को 13 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका आंसर देखिए, 4 और 8 को ध्यान दीजिए, 4 और 8 को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, यानी कि 12 हो गया। फिर 1 और 3 को ऐड करके 4 घटा दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 3 जोड़ दिए 10, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, घटाएंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार से अगर आगे की ओर देखें तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे 4। तो इसके अनुसार यहाँ पे कितना आना चाहिए? तो यहाँ पे जो है 7 इसका राइट आंसर, यानी कि 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो है हमारा यहाँ पे सिंबल पुट करना था, यानी कि कौन कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि 14 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 8 में 8 से जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे 8 में 8 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि इसका सिंबल क्रम जो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो प्लस माइनस गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो लुप्त संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे यानी कि बीच वाले में जो है आपको ढूंढना था। यहाँ पे लुप्त यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4 5 3 6। तो ध्यान दीजिए क्या किया गया है कि अपोजिट, यानी कि 4 को 3 से गुना कर दिए हैं 12, और 5 को 6 से गुना कर दिए हैं 30। तो 12 और 30 को गुना करेंगे तो 42 आता है। यहाँ भी देखिए 9 को 2 से गुना किया 18, 6 को 3 से गुना किया है 18, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसके अनुसार 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, या तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16। इसके अनुसार जो है आपका 51 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे की जो है हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि, जी हाँ, तो कि यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को, जी हाँ, 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे, तो दीवार की ऊंचाई बराबर होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ऊंचाई के जगह पे आपको कोण दिया हुआ है, जी हाँ, तो ऊंचाई के जगह पे यहाँ पे जो है कोण दिया हो, तो यहाँ पे कोण निकालना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पे कोण निकालना। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 15 मीटर की दीवार है, तो 15 मीटर की दीवार हो जाएगा। 30 मीटर का सीढ़ी है, तो 30 मीटर का सीढ़ी हो जाएगा। ये जमीन हो गया आपका, 30 मीटर का सीढ़ी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कौन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होता है साइन। यहाँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि जो है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर, जी हाँ, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा, जी हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 15/30, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो साइन किसका वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा साइन, जी हाँ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। जी हाँ, तो 1/2 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए इसके अनुसार जो है वो 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 100 से, ध्यान दीजिए, 100 से एक 400 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है कि सबसे पहले देखिए आपको 100 से आगे बढ़ेंगे तो 102, जी हाँ, तो 102 जो है वो आपको 6 से विभाजित होती है। अगर 400 के पहले अगर बात करें तो 300, जी हाँ, तो 396 जो है वो आपको 6 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद 102 के बाद 108 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए मिल गया, क्या मिल गया, ये ए मिल गया, फर्स्ट संख्या निकल गया, और इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। देखिए अगर जो है हमको बीच की संख्या निकालना है कि कितना संख्या है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपने 10 में पढ़ा होगा कि ए प्लस n-1, यहाँ तो n-1 इंटू डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, तो सॉरी इसका फॉर्मूला है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, जी हाँ, तो इसके अनुसार अगर हम देखें हमको n का वैल्यू निकालना है। जी हाँ, तो n का वैल्यू निकालना है, लास्ट पर दिया हुआ है। तो देखिए n
ए कितना है 102 है। जी हाँ, तो ए जो है 102 है। एन हमको पता नहीं है। जी हाँ, तो एन हमको पता नहीं है, इसको रहने देते हैं। और यहाँ 6 है, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, आपको लास्ट वाले ले लेते हैं। जी हाँ, तो इसको एल कहते हैं, लास्ट वाले ले लेते हैं 396। तो इसके अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये इधर चल जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि n-1। जी हाँ, तो n-1 इंटू 6, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 390 हो जाएगा। जी हाँ, तो 390 हो जाएगा। तो 390 हो जाएगा, तो 390 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो 390 और ये जो है 6 इसमें कट जाएगा, तो काट देंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 छक्के 36 और 6 पचे 30, यानी कि 65। तो 65 में एक घटा देंगे 64। 64 जो है इसके और इसके बीच के डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो है ये 64 पूरा नहीं आया। 64 जो है ये 100 से यानी कि 396 तक का मिक्स हो गया। तो इसको अगर घटाएंगे तो इसके पहले देखेंगे तो 14 आता है। जी हाँ, तो 14 आता है, उसको घटाएंगे 14, तो यानी कि 64 हो गया। 64 तो 14 घटा देंगे। जी हाँ, तो 14 घटा देंगे तो आता है कितना, आपको 50। जी हाँ, तो 50। अगर इसका जोड़ की बात की जाए, इधर देखते हैं कि अगर योग की बात की जाए तो योग के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि एस एन। जी हाँ, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए प्लस एल क्या है, ए जो है फर्स्ट संख्या, एल जो होता है लास्ट संख्या होता है, और एन जो है नंबर ऑफ संख्या होता है। अब देखिए हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्या हमारा कितना निकला है, 50 निकला है। 50/2 हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट संख्या कितना है 102 है, और लास्ट संख्या कितना है 396 है। अगर इसको ऐड करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर ऐड करते हैं 50/2 गुने ऐड करते हैं तो हो जाएगा 498। 2 से इसको कट करेंगे। जी हाँ, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4, या तो 249 हो जाएगा, और 249 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,450, यहाँ तो 12,450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन में जो है हमारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माध्यिका जो है बीच की संख्या होता है, लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको लाइन में सजाना पड़ता है। तो 2 2 4 6 6 7 8 9, इस प्रकार से लाइन में सजा लिए। माध्यिका जो है बीच की संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए बीच की संख्या है ही नहीं, क्योंकि 4 इधर से भी होता है, 4 इधर से, तो 3 क्या किया जाता है कि बीच की दो संख्याओं का योग करके 2 से डिवाइड दिया जाता है। तो देखिए 6 और 6 आ रहा है, दो संख्या, तो दो संख्या को जोड़ दिए, उसके बाद कितना आ गया 12, 2 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर 50 का हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है एक पुस्तक में हमेशा क्या होता है। तो एक पुस्तक में हमेशा क्या होता है, पृष्ठ, कहानी, बाइंडिंग, विवरणिका। का तो ध्यान दीजिए पृष्ठ जो है हमेशा ही होता है, जरूरी नहीं कि कहानी हो, जरूरी नहीं कि बाइंडिंग क्या होगा, जरूरी नहीं कि विवरणिका होगा ही होगा। तो इसमें पृष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में सार्थक क्रम यानी कि क्रम बताना है। तो क्रम कैसे बताना है, तो ध्यान दीजिए क्रम कैसे सही हो जाएगा। तो क्रम जो है बोला जा रहा है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है रोगी रहेगा, तो रोगी कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। जी हाँ, तो रोगी कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर जो है इसका निदान करेगा, निदान करने के बाद क्या करेगा, उपचार बताएगा, उपचार यानी कि दवा उवा देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, तो उसके बाद जो है लास्ट में सबसे बिल देगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, यदि यहाँ तो एक व्यक्ति 0 से 99 तक, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा 0 से 99 तक किसी भी संख्या को लिखता है, सभी संख्याओं को लिखता है, उसके बाद अंक 3 कितनी बार आएगा। तो अंक 3 जो है कितनी बार आएगा, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसका सबसे आसान सा है कि इसको बस याद कर लीजिए। अगर एक की बात की जाए, ध्यान दीजिए एक की बात की जाए, तो ये जो है आपको कितनी बार आता है, एक जो है वो 21 बार आता है, और सभी संख्याएं 2 3 4 सभी संख्याएं जो है वो 20 बार आती है। कितनी बार आती है, 20 बार आती है। अगर आपको किया जाए तो देखिए, अगर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर इसको हटा दिया साइड में तो लिखते हैं, तो कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे 3 13, ध्यान दीजिए, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 33, 33 में देखिए 2 है, उसके बाद कितना हो जाएगा 45, उसके बाद कितना हो जाएगा 53, उसके बाद कितना हो जाएगा 63, उसके बाद 73, उसके बाद 83, उसके बाद 93 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपको एक 30 रह गया है। जी हाँ, तो 30 रह गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 31, 32, 33 हमने लिख दिया है, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा,
37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 तक ही होगा। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ पे टोटल 20 आ गया। इसका राइट आंसर जो है इसका 20 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो है हमारा क्वेश्चन जो है एक श्रृंखला दिया हुआ है। जी हाँ, तो U32 B29, यानी कि देखिए ध्यान से देखिएगा, तो UVW इसके अनुसार कितना होना चाहिए, यहाँ पे W होना चाहिए। उसके बाद जो है 32 3 घट गया तो कितना हो गया 29, फिर इसमें 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा W26, यानी कि W26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अनुसार जो है, फिगर के अनुसार जो है ए जो है बी का उपसमुच्चय, बी जो है यहाँ पे होना चाहिए। जी हाँ, तो बी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि जगह नहीं तो बाहर लिख दिया है। तो बी जो है, ए जो है बी का उपसमुच्चय, यानी कि बी के अंदर में क्या, बी के अंदर में ए आ रहा है। जी हाँ, तो बी के अंदर में ए आ रहा है, इसीलिए बी जो है, ए जो है ए का उपसमुच्चय, बी का उपसमुच्चय है। तो अगर आप अगला ऑप्शन भी देखें तो बी ए के अंदर में नहीं है, बी जो है ए के अंदर में नहीं है। अब बोल रहा है यू, ए और बी का उपसमुच्चय क्या है, यू, ए और बी का उपसमुच्चय, यानी कहने का मतलब है यू जो है वो ए और बी के अंदर में है नहीं, तो ए और बी जो है यू के अंदर में है। उल्टा कहता तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका अनुसार राइट आंसर जो है ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जीके का सेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका जीके का सेक्शन है। तो जीके के सेक्शन में जो है हम लोग देखने वाले हैं, तो जीके का जो है इसमें 40 क्वेश्चन है। जी हाँ, तो जीके का इसमें 40 क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर। जी हाँ, तो वास्तविक उभयचर की बात की जाए तो वो आपका वास्तविक उभयचर नहीं है, तो कछुआ जो है वो वास्तविक उभयचर नहीं है। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी गैस को, ध्यान दीजिएगा, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए, या तो द्रव्य में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। तो जब द्रव्य में किसी गैस को बदलना है तो दबाव उच्च होना चाहिए। जी हाँ, तो दबाव उच्च होना चाहिए या तापमान कम होना चाहिए, तभी जो है वो द्रव्य में बदल सकता है। अगर दबाव कम करेंगे तो वो गैस में नहीं बदल सकता, तापमान ज्यादा रहेगा तो वो गैस, सॉरी, तापमान ज्यादा रहेगा तो गैस द्रव में बदलना मुश्किल है उसका। आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा नियम, जी हाँ, तो कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन करता है। तो ये जो है आपका जो है आपका केपलर का नियम हो जाएगा। जी हाँ, तो केपलर का नियम हो जाएगा। न्यूटन का नियम जो है गति से है, फैराडे का नियम जो है वो फिजिक्स के नियम यानी कि विद्युत से है, और किरचॉफ का नियम जो है किसी और चीज से संबंधित है। तो केपलर जो है ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था, तो ग्रहों के वर्णन का यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस प्रकार के, जो है तो किस प्रकार का तत्व, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो गैर धातु, धातु तो होता है, गैस भी होता है, गैर धातु यहाँ पे दिया गया है यानी कि अधातु। गैर धातु का जो मतलब होता है वो अधातु होता है। जी हाँ, तो अधातु होता है। इसका राइट आंसर गैर धातु हो जाएगा। गैर धातु यानी कि अधातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे बोला जा रहा है परमाणु कक्ष को, ध्यान दीजिए, परमाणु कक्ष को में इलेक्ट्रॉनों का वितरण को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को वितरण को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब विन्यास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका राइट आंसर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जेसी बोस का आविष्कार है। तो जेसी बोस का आविष्कार क्या है। तो जेसी बोस का जो आविष्कार है वो अल्फा शॉर्ट रेडियो तरंग है। जी हाँ, तो अल्फा शॉर्ट रेडियो तरंग जो है वो जेसी बॉस का आविष्कार है। हमारा अगला प्रश्न है अमीबा। जी हाँ, तो अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। तो भोजन का पाचन जो है वो भोजन राजधानी में जो है अमीबा का पाचन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है इसके अनुसार कहा जा रहा है कि ग्लाइकोसिस, जी हाँ, तो ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कोशिका, ध्यान दीजिए, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कोशिका के, या तो कोशिका के किस भाग में होती है। तो साइटोप्लाज्मा में जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस
सांप नहीं लेता है, बंदर नहीं लेता है, इंसान तो नाक से लेता है, तो केचुआ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ जो है अपने त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है परितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक जो सांस नहीं लेता है, तो मिट्टी मिट्टी भी सांस नहीं लेता, प्रोटीन भी सांस नहीं लेता, कार्बन भी सांस नहीं लेता, तो उपरोक्त तो सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो है वो जैविक नहीं बल्कि सारे के सारे अजैविक है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जैव विविधता के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता के तीन प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र, ये जैव विविधता के तीन प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जब ध्यान दीजिए जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है? तो सीटी उत्पन्न होने का कारण जो है घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, यानी कि जब हम बोतल को खोलते हैं तो देखिए बहुत सारा अंदर से बुलबुला टाइप का निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि घुलती नहीं है और वो बोतल खोलते ही निकल जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सर्वाधिक बुद्धिमान, जी हाँ, तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। जी हाँ, तो डॉल्फिन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी। आगे की ओर बढ़ेंगे। कीट विज्ञान, जी हाँ, तो कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो कीटों के, यानी कि एंटोमोलॉजी में इसका एंटोमोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो कीड़ों का अध्ययन है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कंप्यूटर की गति, ध्यान दीजिए कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो देखिए दोस्तों ये विवादित क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ये विवादित क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति, अगर कंप्यूटर की गति तो किस में, रीड राइट में या फिर उसका प्रोसेसर का? तो अगर प्रोसेसर का बोलेगा तो गीगा हाइट, जी हाँ, तो गीगा हाइट हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी ट्रांसफर की गति बोलेगा तो मेगाबाइट हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है कंप्यूटर की गति बोला जाए तो डायरेक्ट जो है आपको गीगाहाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है जो हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप, ध्यान दीजिएगा आईसी चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। जी हाँ, तो सिलिकॉन का बना होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। जी हाँ, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक कंप्यूटर, जी हाँ, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होते हैं तो हार्डवेयर, जी हाँ, तो हार्डवेयर होता है माउस कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, जी हाँ, तो सॉफ्टवेयर भी होता है जो भी सारे एप्लीकेशन होते हैं। फिर है परिधीय उपकरण, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था में, ध्यान दीजिए अर्थव्यवस्था के की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थ केंद्रीय समस्या क्या है? संसाधनों का आवंटन, यानी कि बंटवारा करना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ये भी सही है, आर्थिक विकास, ये भी सही है, यानी कि तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका 73 का डी आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों को जो है वो तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कालानुक्रम में व्यवस्थित कर। तो ध्यान दीजिए इसके सबसे पहले क्या करेंगे, अफगानिस्तान सबसे पहले इसका डेट निश्चित करते हैं। तो अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। जी हाँ, तो 1969 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो 1989 में गिराई गई थी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1869 में हुआ। तो इसके अनुसार जो है कौन सा पहले हो जाएगा? पहले हो जाएगा 5, या तो सबसे पहले हो जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन का अनुसार जो है सिर्फ डी में ही जो है वो ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उत्तर वैदिक काल, ध्यान दीजिएगा उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता की प्रमुखता प्रमुखता स्थान मिले? तो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति को जो है सबसे प्रमुख स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है व्यवस्था, जो है तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम किससे किसने प्रतिपादित किया? जिसने, जी हाँ, तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? तो डेविड ईस्टन ने जो है इसको प्रतिपादित किया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? तो बिहार के राज्यपाल ध्यान दीजिए पहले फागू चौहान थे, लेकिन फागू चौहान को तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया गया है। उसके बाद जो है बनाया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को जो है बिहार का राज्यपाल बनाया गया। जी हाँ, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है किस संस्थान ने, जी हाँ, तो किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह, जी हाँ, तो
तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। तो ये जो है WHO जारी किया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो जारी किया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन किसको मिला है? तो देखिए, मदर टेरेसा को शांति में मिला है, सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है, सरोजिनी नायडू को जो है गायकी में मिला है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो साहित्य में मिला है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी, जी हाँ, तो एक गैर बैंक की एक वित्तीय कंपनी के तहत पंजीकृत होती है, किसके तहत होती है? तो ये जो है कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये जो है रजिस्टर होती है, पंजीकृत होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की बोले जाने वाली सबसे पुरानी भाषा की अगर बात की जाए तो तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, 20 अगस्त को, जी हाँ, तो 20 अगस्त को जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किडनी की मूल इकाई, या तो किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, जी हाँ, तो नेफ्रॉन जो है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद बोला जा रहा है, चिकनगुनिया किसके कारण होता है? चिकनगुनिया का क्या कारण है? तो वायरस जो है चिकनगुनिया का कारण, यानी कि चिकनगुनिया जो है वायरस के कारण होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन जो है वो जो है आपके किस पे, घास के मैदान पे खेला जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है, जो है तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, जो है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आधारित है। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बताया जा रहा है, शिक्षक, या तो शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? तो वह देखिए, वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है, तो इसके अनुसार फिर वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। तो उसका जो टीचर का मुख्य काम जो है वो छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है, जी हाँ, तो अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है, चाहे वो मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करे, जी हाँ, तो मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करे, या तो वो किसी चीज का प्रयोग करे, चाहे वो चित्रात्मक रूप से प्रयोग करे। तो इसका राइट आंसर जो है वो इसका बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे जो है कहा जा रहा है, टीम निर्माण, जी हाँ, तो टीम निर्माण को किस दृष्टिकोण में, जी हाँ, तो टीम निर्माण को किस दृष्टिकोण में एक नेता कृत्रिम टीम बनाती है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूमिका वार्ता, यानी कि बातचीत करेगा तो वार्ता करेगा, तो भूमिका वार्ता दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो डाटा संरक्षण करना, ये सही है, उत्तर स्कोर करना, ये भी सही है, डेटा को विश्लेषण करना, ये भी सही है, यानी कि इस राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, सीखना हो सकता है, तो सीखना औपचारिक अनौपचारिक, तो सीखा औपचारिक रूप से भी जा सकता है और औपचारिक के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, शिक्षण, या तो शिक्षण को प्रभावशाली किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो सिलेबस कवरेज नहीं, सिलेबस कवरेज करने का मतलब है कि बुक को खत्म कर दिए, छात्र हित, कक्षाओं में शिक्षण सहायता की सामग्री का उपयोग करके, छात्रों को सिखाने का प्रतिफल, तो छात्र हित के रूप में, जी हाँ, तो छात्र हित के रूप में जो है शिक्षण को प्रभावशाली आंका जाना चाहिए। आगे की ओर देखेंगे, आगे जो है हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है, शिक्षण अधिग्रहण, सॉरी शिक्षण शिक्षण अधिगमन अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। तो ठोस से सार, यानी कि कठिन से सार हो जाएगा, आसान करना, ज्ञात से अज्ञात, पहले ज्ञात को बताएंगे फिर अज्ञात को बताएंगे, सरल से जटिल, पहले सरल को बताएंगे उसके बाद जटिल को बताएंगे। तो ये इसका राइट आंसर जो है तीनों सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जो है कहा जा रहा है, सीखना, जी हाँ, तो सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, जी हाँ, तो सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थियों का, सही है, शिक्षकों को भी सीखना चाहिए, व्यक्तियों को सीखना चाहिए, ऐसा जीवित प्राणियों को, तो जीवित प्राणी जितने भी हैं सारे के सारे सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सारे के सारे जीवित है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, सहकर्मी, जी हाँ, तो सहकर्मी समूह एक समूह है जिसका सदस्य, जी हाँ, जी हाँ, तो जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो क्या साझा करते हैं? समान तरह की परिस्थिति साझा करते हैं, समान मूल्य नहीं, समान प्रकार के खेल मैदान नहीं, समान तरह की परिस्थिति को साझा करते हैं, समान स्टडी में सर्कल और पुस्तक के कोई माने नहीं है, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है, पाठ्य चर्चा, जी हाँ, तो पाठ्य चर्चा है, तो पाठ्य चर्चा क्या है? तो संस्थान
की समग्र गतिविधियां जो है वो पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आती है। आगे है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा की प्रकृति है। तो गंभीर गंभीर होकर नहीं करना है, रूढ़िवादी होकर नहीं, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, तो रचनात्मक इसका यानी कि रचना के रूप में जो है पाठ की चर्चा करनी चाहिए। आगे की ओर देखेंगे, आगे बोला जा रहा है कार्यक्रम के तहत, जी हाँ, तो कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, तो क्या है, तो समन्वय है। या तो ये जो है समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उपयोगिता और परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, उपयोगिता और परिवर्तन किसके मूल सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिए, उपयोगिता और परिवर्तन जो है वो व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है, क्योंकि उपयोग करेंगे और परिवर्तन करेंगे तो व्यवहार के रूप में ही करेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता कौन होता है। तो प्रभावी श्रोता कौन होता है, भटकाव को खोजता है, गलत। संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, ये भी गलत है। संदेश वितरण शैली को न्याय करता है, ये गलत है। विकर्षणों का प्रतिरोध, मतलब जो गलत चीज है उसका प्रतिरोध करेगा, तो ये इसका प्रभावी श्रोता का राइट हो जाएगा, यानी कि 108 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कानून का शासन। जी हाँ, तो कानून का शासन महत्वपूर्ण है। तो कानून का शासन महत्वपूर्ण क्यों है, तो कानून का शासन जो है यह प्रशासन के नियंत्रक में होता है, ये भी सही है। नियंत्रक से सहायक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कानून विनिमय निर्धारित करता है, तो ये भी सही है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक का मतलब, जी हाँ, तो का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जाता है। तो इसके अनुसार जो है प्रतिफल का प्रयोग नहीं करते हैं, संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, नींव नींव तो होगा नहीं, स्रोत, संसाधन या स्रोत दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है स्रोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अपव्यय और अवरोधक। ध्यान दिए, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के स्तर से संबंधित है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है अपव्यय और अवरोधक जो है प्राथमिक स्तर से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से है। तो भावनाएं एवं अनुभूति जो है एक दूसरे के साथ बुना हुआ है, जी हाँ, तो दो एक दूसरे के साथ बुना हुआ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दर्शन के, जी हाँ, तो दर्शन के चार मुख्य विभाग, तत्व, मीमांसा, ज्ञान, मीमांसा, या तो स्वयं सिद्धि और विज्ञान, ये सारे के सारे जो है क्या है, ये सारे के सारे जो है ये तर्क है, या तो सारे के सारे तर्क हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन जो हमारा बोला जा रहा है शिक्षक, या तो शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु, ये सही है। विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, ये भी सही है। विषय ज्ञान को विकसित करने के लिए, ये भी सही है। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कहा जा रहा है सिंपोजियम, जी हाँ, तो सिंपोजियम जो है वो क्या है, तो सिंपोजियम जो है चर्चा की एक विधि है, जी हाँ, तो चर्चा करने की एक विधि यानी कि डिस्कशन मेथड है सिंपोजियम। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर जो है कहा जा रहा है एनईपी, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षा को शामिल किया गया। तो मध्य चरण में जो है 6 to 8 को जो है वो शामिल किया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है एनईपी, जी हाँ, तो एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें। तो कौन कौन सा इसमें विचार करना है, तो आपको अभिज्ञानता भी है, सामर्थ्य भी है, जवाबदेही भी होता है, गुणवत्ता सुधारना भी होता है, समता भी होता है, पहुंच भी होता है। इसके अनुसार जो है इसका सारा का सारा सही, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे, आगे है कहा जा रहा है ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। तो दर्शन का उद्देश्य क्या है, तो वास्तविकता की खोज करना जो है दर्शन का उद्देश्य है, जी हाँ, तो वास्तविकता की खोज करना जो है दर्शन का उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंकों को जो है नियंत्रण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जो इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला है पहला भारतीय कौन था। तो के डी जाधव, जो है, तो के डी जाधव जो है वो आपके व्यक्तिगत पदक यहाँ पे बोला जा रहा है, तो व्यक्तिगत पदक जो है के डी जाधव जीता था, जी हाँ, तो व्यक्तिगत पदक जो है ओलंपिक में के डी यादव जीता था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का
इस बीएड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप लोग बताइए, यह दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये आपका क्वेश्चन कैसा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, उस पर टिक करके आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।